बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। हमारे साथ कराची से मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं शाहिद हुसैन, कोर्ट रिपोर्टर हैं। ज़हीर अहमद केस को पहले दिन से जो है वो कवर कर रहे हैं और फील्ड में कोर्ट में मौजूद होते हैं और कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है वो हमें बताते हैं। जितनी भी अपडेट सिंध हाई कोर्ट या ट्रायल कोर्ट में होती है उससे मुतल्लिक बताते हैं। कल भी बड़ी अहम सबात है, इससे कबल भी जो डेवलपमेंट्स होती रही उनसे मुतल्लिक भी शायद भाई आपसे हम पूछेंगे। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने का। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि बेल पे आते हैं, बेल का मैटर, क्योंकि इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो को अक्यूज थे और जो मेन अक्यूज है, मरकजी जो इसमें मुलजिम है जहीर अहमद और शबीर, और जो को अक्यूज हैं उनके साथ निकाह खां और गवाह, इन चारों की जो जमानतें हैं, जो निकाह खां और गवाह उनकी तो पुरानी चलते आ रही हैं। सिंध हाई कोर्ट में उन्होंने बेल फाइल की हुई थी और जहीर और शबीर की अभी फाइल हुई है। अब कल इस पे समाअत होनी है, तो आपको बज़ाहिर जो है वो हम जाएंगे एमएलओ पे कि एमएलओ पे क्या होना है, या 164 जो स्टेटमेंट का जो मैटर है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इसमें कितना आपको नजर आ रहा है कि ये बेल होने के इम्कानात किस हद तक हो सकते हैं आपकी नजर में? देखिए, इनको इस बात का तो यकीन ख़ास तौर पर, वो इसलिए भी इनको यकीन है कि मतलब जो उनका जुर्म है या जिस तरह के जुर्म की नौइयत है, उस हिसाब से उनका जो उनकी सज़ा बनती है, उसकी अगर आधी भी काट ली है, तो अदालत जो है उनको मतलब कुछ रिलीफ़ देके उनको ज़मानत दे सकती है। यानी कि तकरीबन 3 सवा 3 महीने से वो जेल में हैं, तो उनका कहना है कि 6 महीने अगर किसी जुर्म की सज़ा है, जो उनका जुर्म है, तो 3 इनको बेल दी जाए। तो लेकिन उससे वही वाली बात कि आफ्टर अरेस्ट जो फाइल की है मुल्ज़मान ज़हीर और शबीर की तरफ से, वो उसी ट्रायल कोर्ट में है जिस ट्रायल कोर्ट ने ज़मानत इनकी खारिज की और इनको जेल भेजा। अच्छा, लेकिन वो 364 उसमें लगाया गया है, ज़ाहिर है उसमें उसको हम्म। अदालत ने हटाया भी नहीं, 375 निकाला गया है, लेकिन 364 भी नाकाबिल ज़मानत है। अच्छा, नया कोई ग्राउंड्स भी नहीं है, जो हमने तफ़सीलात देखी, जो पता चला कि नई कोई वजूहात नहीं है जिसकी वजह से अदालत उनकी वो ज़मानत मंज़ूर करे। यकीनी तौर पर उनको जल्दी भी होगी बाहर निकलने की, 2 दिन बाद ही उन्होंने फौरी तौर पर फाइल की कि उनको ट्रायल कोर्ट से ज़मानत मिले और वो ज़मानत पर रिहा हों। लेकिन शायद भाई नई वजूहात नहीं थी, लेकिन उस जी, जी। शायद भाई इसी पॉइंट पे मैं आगे हम बढ़ेंगे, इसी पॉइंट पे कि डेफिनेटली आपने बहुत जो है वो जबरदस्त जो पॉइंट उठाया कि ट्रायल कोर्ट से आपकी जमानत खारिज होगी, अभी नई कोई ग्राउंड नहीं है, तो कैसे आप सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए? अब मुझे थोड़ा सा फर्क बता दीजिएगा कि जो गवाह और निकाह खां है, उनके केस में मेरा ये ख्याल है कि ग्राउंड फ्रेश ग्राउंड आ चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने फाइल तो पहले की हुई थी, लेकिन अब तक जो है वो कुछ ना कुछ ग्राउंड उनके केस में बन रही है, लेकिन इनके केस में नहीं बन रही। इसी तरह ही आप कह रहे हैं? उनकी बिल्कुल उनका जो जुर्म की नोयत है हाँ। उसके हिसाब से कानूनी माहिरीन का भी हम्म। कहना है, और जो उनकी जो जुर्म की नोयत है वो 6 महीने अगर उसकी सज़ा उनकी बन रही है। लेकिन 364 के बाद तो अदालत को जायज़ा लेना पड़ेगा। हाँ। 364 तो कुछ और ज़्यादा संगीन जुर्म है। तो हो सकता है उसकी 364 के अगर वो पैरा में शामिल हो रहे हैं, 64 का भी उनको नुकसान हो रहा है, तो उस वजह से हो सकता है उसकी सज़ा ज़्यादा हो तो इनको बेल ना मिले। लेकिन जो जुर्म है निकाह खान का और गवाह का, उस हिसाब से 6 महीने अगर सज़ा बनती है, इनके वकील ने दलाइल में भी ये बात की थी अदालत में, हाई कोर्ट में, कि उस हिसाब से तो उन्होंने 3 महीने से ज़्यादा सज़ा काट ली है। तो अमूमी तौर पर अगर 25 साल या 14 साल भी सज़ा होती है, तो आधी अगर मुल्ज़िम काट लेता है, तो उसके बाद फिर वो जो रिमिशंस मिलती हैं कि छुट्टियाँ हों या इस तरह की चीज़ें, तो उसका भी फ़ायदा उसको दिया जाता है। तो इसलिए उसको जल्दी रिलीज़ किया जाता है, रिहा किया जाता है। तो इस वजह से वो बेनिफिट लेना चाहते हैं। लेकिन जो मुल्ज़िम मरकज़ी मुल्ज़मान हैं, उसी अदालत ने उनकी ज़मानत मुस्तरद की, उसी अदालत ने निकाह खान और गवाह की भी ज़मानत मुस्तरद की थी, उसी अदालत में ये मेन ट्रायल ज़ेर समाअत में है, और उसके बाद एमएलओ का ऑर्डर भी उसी अदालत ने दिया था जो मेन केस को सुन रही है, और इसी अदालत में उन्होंने दरख़्वास्त ज़मानत भी फ़ाइल की है ज़हीर और शबीर ने। तो यकीनी तौर पर ये लगता है कि इनकी ज़मानत फिर मुस्तरद होगी वहाँ से। वहाँ से मुस्तरद अगर होगी तो फिर उनको फ़ायदा लेने की ये कोशिश कर सकते हैं हाई कोर्ट से कि देखें जी, इनकी जो मेन मुल्ज़मान के जो शरीक मुल्ज़मान थे, निकाह खान और गवाह, इनकी तो हम ज़मानत मिल चुकी है, तो अब मरकज़ी मुल्ज़मान की भी ज़मानत दी जाए। लेकिन लगता नहीं कि फ़िल वक़्त ज़हीर और शबीर को ज़मानत की हद तक कोई फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि जुर्म जिस नोयत के आपने खुद देखा, 364 ए इसमें शामिल है, और भी बहुत सारी इसमें दफ़ात हैं जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग वग़ैरह ये चीज़ें शामिल हैं, तो जी। उस उनको फ़ायदा हो सके। लेकिन फिर जो अगला आपका जो सवाल भी है, तो अगर उस तरफ हम आएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा एमएलओ की तरफ, कि एमएलओ अब तक हुआ अच्छा, क्यों नहीं है? एक और चीज़ शायद भाई जो मैंने यहाँ पे देखा है, थोड़ा-सा एक्सपीरियंस जो हमें इस किस्म के केसेज़ में हुआ है, वहाँ पे जब इस किस्म के मुल्ज़मान आ गए ना बेलों के लिए कि हमें बेल दें हाई कोर्ट में,
तो हाई कोर्ट ने देखा कि इनकी बेल बनती नहीं है, फिर उसमें हाई कोर्ट ने क्लियर किया ये कि जो ट्रायल कोर्ट है उसको कहा कि आप 2 मंथ में ट्रायल कंक्लूड करें। डायरेक्शन दी जाती ताकि है। जी, जी, जी। हाँ, डायरेक्शन दी जाती है। तो बिल्कुल। मुझे ये लगता है कि हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कोर्ट ये कहे कि ठीक है, आप जो है वो ट्रायल 2 मंथ में या अढ़ाई मंथ में जितना भी टाइम देती है, 4-6 हफ्तों में, 8 हफ्तों में, ये कंक्लूड करें। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ऐसे केसेज़ में जब कोर्ट ये समझे कि नहीं बेल नहीं बनती, तो कोर्ट फिर कहती है कि ठीक है, बेल नहीं दे रहे हम, लेकिन ट्रायल जो है वो जल्दी कंक्लूड करें। जी, जी। अगर मुल्ज़िमान पर जुर्म जो है वो इल्ज़ाम साबित हो जाए, तो ठीक है, इनको सज़ा होनी चाहिए, साबित ना हो तो ये जो है वो मतलब अंदर ना रहें। तो ये एक पर्पज़ होता है अदालतों का। एमएलओ पे एक स्पेसिफिक सवाल है मेरा। एमएलओ की जो इजाज़त दी थी ट्रायल कोर्ट ने, अब वो सिंध हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया है। उनकी कौन-सी ग्राउंड्स हैं, जो वो कहते हैं कि एमएलओ नहीं होना चाहिए? सिंध हाई कोर्ट के सामने केस दिया कल। हाँ, देखें इस चीज़ को तो वो मान ही नहीं रहे ना कि हमने कोई कोई जुर्म नहीं किया। वो तो कहते हैं ना हाँ, कि शादी की है। लेकिन बिल्कुल। एक बात कि आईओ ने चैलेंज किया था मजिस्ट्रेट के सामने उनका कहना है, हुँ, एमएलओ करवाने की दरख़्वास्त दी थी कि एमएलओ होना चाहिए। जब एमएलओ की दरख़्वास्त मजिस्ट्रेट ने मुस्तरद की तो एडीजे के पास या दूसरी दूसरी किसी बड़ी अदालत में तफ्तीशी अफ़सर ने दरख़्वास्त नहीं दायर की। तो इसलिए तफ्तीशी अफ़सर ने दरख़्वास्त दायर नहीं की तो लिहाज़ा एमएलओ की इजाज़त नहीं बनती है, एमएलओ नहीं दिया जाए। मतलब एमएलओ चाहता ही तफ्तीशी अफ़सर है और एमएलओ होना भी चाहिए अगर चाहता है कि तफ्तीशी अफ़सर तो उसको चाहिए था कि मजिस्ट्रेट की अदालत से अगर दरखास्त मुस्तरद हुई है तो फिर एडीजे के पास हुँ, जाना था या हाई कोर्ट आना था तो आईओ ही दरखास्त दायर करवाता। डेफिनिटली। लेकिन यहाँ पर मतलब इस पॉइंट को अगर आप देखें उनकी दरखास्त के हुँ, इस हुँ, पॉइंट को तो एक बहुत बड़ा एक भंड नजर आता है या एक बहुत बड़ा आपको गठजोड़ नजर आता है कि जब हुँ, आईओ को ये पता है कि इस चीज की रिक्वायरमेंट है यानी कि जब आप 375 चालान में भी डाल रहे हैं जी। 364 में भी डाल रहे हैं तो आपको पता है कि ये चीज की रिक्वायरमेंट है तो मुझे पूरी करनी चाहिए। तो इन्होंने अगर किसी वजह से मजिस्ट्रेट के पास आईओ ने दरखास्त दायर कर दी थी तो किसी दूसरी अदालत में फिर उसने अपील दायर क्यों नहीं की उस मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ हुँ, हुँ, करनी चाहिए थी। तो वहां पर शकूक व शुबहात तो होते हैं लेकिन मामला ये है कि एडीजे के पास फिर गए मुद्दई मुकदमा खुद उन्होंने दरखास्त दायर की। पहले भी आपने जी। देखा था कि पहले भी उन्होंने जब दरखास्त दायर की तो एडीजे ने भी मुस्तरद की, हाई कोर्ट भेजा, हाई कोर्ट से फिर वापस एडीजे में गए, फ्रेश दरखास्त दायर की और फ्रेश दरखास्त में फिर अदालत ने उनको इजाजत दी। तो मुल्जिम का तो ये कहना है कि ये मामला पुलिस वालों का था, पुलिस को ये इस हुँ, तरह की तफ्तीश करनी थी, तो पुलिस ने क्यों नहीं की? तो पुलिस ने नहीं की तो लिहाजा ये बनती नहीं है। तो उसके बाद फिर जब ट्रायल कोर्ट ने इजाजत दे दी कि एमएल होना चाहिए, तो अब हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया मुद्दई मुल्जिम की तरफ से। अब मुद्दई की तरफ से जवाब में कहा गया है कि बहुत सारे फैक्ट्स तो इन्होंने हकायक तो खुद छुपाए हैं। इन लोगों ने मतलब जब यहाँ से लेके लाहौर गए थे, लाहौर से लेके मुख्तलिफ अदालतों में भी वहाँ झूठ और मकारी से काम लेते रहे और बहुत सारे ऐसे हकायक थे जो नज़रअंदाज करते रहे, छुपाते रहे। एक अदालत से हकायक छुपा के दूसरी अदालत से फ़ायदा लेते रहे, तो लिहाज़ा इन पे तो किसी बात का ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो लिहाज़ा एमएलओ बनता है और फौरी तौर पर एमएलओ किया जाए, इसलिए इन्होंने अर्जेंसी फाइल की थी मुद्दई की तरफ से जुम्मे के रोज़ और जुम्मे के रोज़ अदालत ने इस केस को फिक्स कर दिया था कि 5 तारीख को होगा, लेकिन इससे पहले जब अदालत ने हुक्म इम्तना जारी किया था, तो इस केस की तारीख 14 सितंबर जो है वो रख दी गई थी। अच्छा, मज़े की बात यहाँ पर ये भी आप देखेंगे तो हैरान हो जाएँगे, जब तक आप अगर किसी केस में फ़रीक हैं, पार्टी हैं, अगर किसी चीज़ पे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कंप्लायंस कर रहे हैं, तो जब तक तस्दीक़शुदा ऑर्डर की कॉपी आप तक नहीं आएगी, तो आप हुँ। क्या करेंगे? यकीनी तौर पर आप अमल जारी रखेंगे। जी, जी, आपको बिल्कुल। जब तक ऑर्डर की कॉपी तस्दीक़शुदा मौसूल नहीं होगी, तब तक आप वो काम नहीं रोक सकते। लेकिन हुँ, यहाँ पर जब स्टे जारी किया गया, तो व्हाट्सऐप के ज़रिए तफ्तीशी अफ़सर को जो है वो कॉपी मौसूल हुई और वहाँ पर उन्होंने एमएलओ का जो अमल था, वो रोक दिया। तो 2 अच्छा। चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, 2-3 चीज़ें जो हम यकीनी तौर पर हमने कोशिश की कि इन चीज़ों को नज़रअंदाज करें कि ठीक है, केस की तफ्तीशी अफ़सर ने सही कर दी या उसमें सेक्शन उसने सही लगा दी। लेकिन ये जो हक़ाइक़ हैं, इसको फिर आप कैसे हज़म कर सकते हैं? मतलब अवाम जानना चाहती है कि एक तो अब शाहानी इस केस में आया, उन्होंने तबाह किया। इससे पहले एक सईद फहीम साहब थे, जो इनकी एक्सपर्टीज़ भी नहीं थी। उन्होंने गलत तरीके से जो है केस की तफ्तीश की, उनको हटाया गया। इससे पहले एक और तफ्तीशी अफ़सर को हटाया गया। तो जिसकी तफ्तीशी अफ़सर ने केस को यहाँ तक पहुँचाया, उनकी भी नीयत साफ नज़र ना आ रही हो, तो फिर अब यकीनी तौर पर उनके किरदार के ऊपर या उनके तरीक़ेकार के ऊपर भी आप उँगली उठा सकते हैं। तो ये बातें सामने आई हैं। अब हाई कोर्ट ने 5 तारीख समाअत के लिए रखी हुई है। एमएलओ से मुताल्लिक भी मुद्दई की दरख़्वास्त पे अर्जेंसी फाइल हुई थी और मुल्ज़िम की दरख़्वास्त पे स्टे हुआ था। एमएलओ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जब एमएलओ के लिए बच्ची को वहाँ पहुँचा दिया गया था, तो एमएलओ वहाँ पर हो जाना चाहिए था। इसमें मुद्दई की तरफ से और प्रोसिक्यूशन की तरफ से अदालत को बार-बार रिक्वेस्ट की गई कि देखें जी, बच्ची पहुँच चुकी है, अगर अदालत चाहती है या कोई खदशात हैं या कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको दूर करना, तो एमएलओ का अमल हो जाना चाहिए। हतमी रिपोर्ट जारी करने से रोक दिया जाए, तब एक चीज़ हो सकती थी।
लेकिन अदालत ने कहा नहीं हम आ जाएगा, देख लेंगे, बाद में भी हो जाएगा। तो इस पे काफ़ी मसाइल हैं। लेकिन कल जो हाई कोर्ट में समाअत होगी 2 चीज़ों की होनी है, जो पहले से 2 मुल्ज़मान निकाह खान और गवाह हैं उनकी दरख़्वास्त ज़मानत के ऊपर दलाइल होने हैं और एमएलए की दरख़्वास्त के ऊपर भी चूँकि रिबटल या आप कह सकते हैं जवाब भी जमा करा दिया गया है, उस पे भी दलाइल के लिए रखा गया है। ट्रायल कोर्ट में एडीजे के पास मुल्ज़िम ज़हीर और शब्बीर की दरख़्वास्त ज़मानत के ऊपर समाअत भी होनी है, दलाइल भी होने हैं और उसके बाद फिर 164 और बच्ची से मुलाकात की जो दरख़्वास्त दायर की गई थी, उस पे भी दलाइल होने हैं। आखिरी सवाल है कि कौन जो है वो अफ़वाहें फैला रहा है कि जो मेहदी काज़मी है उनकी मुलाकात के हवाले से जो बच्ची है उससे मुलाकात और इस तरह की चीज़ें जो है? साकिब भाई आप बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, आपसे यकीनी तौर पर सीखते हैं। हमेशा जो अफ़वाहें फैलाई जाती हैं, वो उस तरफ से जिसके ऊपर दबाव ज़्यादा होता है। आज कुछ आपने टीवी पे खबरें सुनी होंगी कि जी मतलब हमारा सियासत ये टॉपिक नहीं है, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ कि जी। एक कुछ अरसे पहले एक सियासी जमात का आँखों का तारा टीवी चैनल आज एक खबर चला रहा था कि जी चेयरमैन के और कुछ और लोगों के बैकडोर राब्ते हो गए हैं और ये वो। तो आज मैंने देखा कि सारे वो हमारे जो वर्कर थे सियासी जमातों के, वो उस चैनल को गालियाँ दे रहे थे। तो यकीनी तौर हुँ, पर जो मुतासरा फ़रीक होगा वो ही ये इस तरह की अफ़वाहें फैलाता है, जिसको ये ख़दशा हो कि उसके लिए मुस्तक़बिल को ख़तरा है, उसको सज़ा हो सकती है, वो डैमेज हो रहा है या उसकी साख हद तक ख़राब हो चुकी है, तो इसलिए वो अफ़वाहें फैलाते हैं, अदरवाइज़ तो किसी को कोई नहीं है। अच्छा 3-4 दिन पहले बल्कि 4 दफ़ा इस किस्म की अफ़वाह फैलाई गई कि जी मेहदी अली काज़मी साहब या उनके ख़ानदान ने मुलाकात की कोशिश की है बच्ची ने मतलब अगर मैं आपको मतलब यहाँ आपका और मेरा ज़मीर इजाज़त देता अगर हम संजीदा सहाफ़त ना कर रहे होते हैं, तो मैं आपको वो इशारा करके दिखाता जिस तरह आगे एक तासुर दिया गया कि बच्ची के पास गए थे और बच्ची को बाप ने जो है बाप को बच्ची ने ये तक दिखा दिया। मतलब हद होती है कोई। लेकिन इंतहाई वो मकारी थी, झूठ था, फ़राड था, इसके अलावा उस खबर में बिल्कुल हकीकत नहीं है कि वालिदैन ने बच्ची से जाके मिलने की कोशिश की है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, वो आपको पता है कि जब माँ-बाप के अंदर तड़प हो औलाद की, हुँ। अब आपकी ज़ाहिर है औलाद है तो आपके जब बच्चों के लिए तड़प होगी, तो यकीनी तौर पर हमारे माँ-बाप भी इसी तरह ही हमारे लिए तड़पते थे। उस वक़्त जब हमारे बच्चे नहीं थे हमें तकलीफ़ नहीं होती थी। लेकिन जब बच्चे होते हैं तब फ़ीलिंग होती है जब माँ-बाप की बच्चों के लिए क्या फ़ीलिंग होती है। तो बच्ची को जब एमएलओ के लिए लाया जाना था यहाँ सिविल सर्विसेज़ हॉस्पिटल, तो माँ-बाप वहाँ पहुँचे ज़रूर थे। इससे पहले भी उन्होंने मतलब देखने के लिए तड़पते रहे। आपने वीडियोज़ फुटेजेज़ देखी होंगी कि एक झलक देखने के लिए बेटी की कि एक नज़र भर के उसको देख लें या मिल लें या कुछ कोशिश कर लें। तो वहाँ पर चूँकि माँ-बाप वहाँ बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे कि बच्ची आएगी, एमएलए होगा। काम था, उसको रोक दिया। तो माँ-बाप की जो उम्मीदें थी या एक मिलने की जो ख़्वाहिश थी या ये सारी चीज़ें थी, वो धरी की धरी रह गईं। बाकी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में या ख़ास तौर पर कोई दरख़्वास्त दे के बच्ची से मुलाकात की या कोई किसी भी दबाव या किसी भी असर-रसूख के ज़रिए बच्ची से मुलाकात की, जितनी भी खबरें हैं, बिल्कुल झूठी है, मनगढ़ंत है। पहले तो मैं इस खबर की तस्दीक के लिए मेहदी अली काज़मी साहब से हाँ, रब्ता करता था। लेकिन अब मैं खुद भी नहीं कर रहा, हमें भी शर्म आती है बार-बार पूछते हुए हाँ। कि एक बार बंदा तस्दीक कर चुका है, वज़ाहत दे चुका है, बार-बार हम उससे क्यों करें? लेकिन दीगर सोर्सेज़ से हमने कल भी पूछा, परसों भी मालूमात ली, तो उन्होंने बिल्कुल इस बात की तरदीद की कि इस खबर की कोई हकीकत नहीं है। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई आपने जो है वो अपडेट्स हमारे साथ शेयर की और अंदर की खबरें एक्चुअल हैं क्या वो शेयर की। तो आइंदा भी नाज़रीन हम आपके साथ अपडेट सामने लाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।